रेखा शादीशुदा रहबर के साथ अपने प्रेम संबंधों को भुला नहीं पाती है। इसलिए पति विनय के साथ उसके संबंध कटु बने रहते हैं। यहाँ तक कि उसे अपनी बेटी सोनाली से भी खास लगाव न था। सोनाली के लिए पिता ही सब कुछ थे। उन्हीं से वह सारे सुख दुख बांटती। ऐसी स्थिति में अचानक रहबर से फिर मुलाकात हो जाती है। विनय ज़्यादातर दौरे पर रहता था, इसलिए रहबर रेखा से मिलने रात में घर पर आने लगता है। सोनाली पिता को कुछ न बता दे, इसलिए रेखा उसे रात में नींद की गोली खिला देती है। विनय जब रेखा से सोनाली के सुस्त रहने का कारण पूछता है तो वह बहाना बनाती है, परंतु विनय को शक हो जाता है और लड़ाई झगड़े से पूरा राज खुल जाता है। तब रेखा साफ शब्दों में कह देती है कि वह नौकरी करके आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। उसने अपना रहने का बंदोबस्त भी कर लिया है। विनय रेखा की इस बेहयाई पर हैरान था। रेखा को रहबर का पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा था। उसने 2 कमरों का फ्लैट भी किराए पर ले लिया था। कोशिश करके एक दूसरी कंपनी में रेखा के लिए नौकरी का प्रबंध भी कर दिया था। इसी समर्थन के कारण रेखा ऊंचे स्वर में बोल रही थी। इतनी घृणा से विनय ने शायद रेखा को पहले कभी ना देखा था। सोचने लगा, दुर्बलता के क्षणों में यह औरत कितनी सुंदर दिखाई देती थी, पर आज इसके चेहरे पर शूर्पणखा का चेहरा चढ़ा हुआ था। माँ के घर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। रेखा की बदनाम कहानियां वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। शादी के पहले के रवैये से वे वैसे ही दुखी थे। पिता ने 2-3 वर्ष पहले इसे इतना बुरा भला कहा था कि रेखा का उस घर से नाता ही टूट गया था। इसी कारण रहबर की सहायता से उसने अलग रहने का प्रबंध कर लिया था। जो भी सामान बटोर सकती थी वह ले चली गई। विनय सुने वह भावहीन नेत्रों से उसे घूरता रहा। अब प्रश्न था सोनाली का। विनय अकेला उसे रख नहीं सकता था। उसे घर में किसके सहारे छोड़े। दूसरी शादी तलाक से पहले करने का सवाल ही नहीं उठता था। दूसरी पत्नी एक स्वयं बड़ा प्रश्न चिन्ह थी। सोनाली दरवाजे के बाहर बैठी रो रही थी। एक गहरी सांस लेकर विनय उठा और उसे गोदी में उठाकर अंदर ले आया। विनय का दिल बहुत उदास था कि क्या करे। माँ बाप थे नहीं, छोटा भाई विदेश में बस गया था और बहन का परिवार बहुत बड़ा था। सोनाली एकदम कुंद हो गई थी। पढ़ना लिखना छोड़ दिया था। उसे पिता से बहुत प्यार था, पर वह उससे भी खिंची खिंची सी रहने लगी थी। उसके नन्हे से मस्तिष्क में न जाने कितने तूफानों का द्वंद्व चल रहा था। बंबई में एक स्थान रिक्त होने वाला था। विनय ने तबादले की अर्जी दी, जो उसकी घरेलू समस्याओं के कारण स्वीकृत हो गई। इस शहर में रहना विनय के लिए असंभव था। बहुत सोच समझकर उसने एक मासिक आय वाली योजना के अंतर्गत एक राशि बैंक में जमा कर दी। यह मासिक आय सोनाली के लिए थी। सोनाली को समझा बुझाकर जाने से पहले उसने एक उच्च स्तर के रेस्तरां से में भोजन कराया। रेखा को पहले ही कह दिया था कि सोनाली को रेखा के पास छोड़कर विनय चला गया। सोनाली ने कोई विरोध नहीं किया। उसके मन में क्या था, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता था। जैसे रेत पर पड़े पैरों के निशान मिट जाते हैं, वैसे समय भी गुजर जाता है। लोग अचानक कह उठते, अरे 4 साल निकल गए, लो पता ही नहीं लगा। उड़ीसा की प्रसिद्ध नगरी पुरी, समुद्र के किनारे बसा यह नगर भारतवर्ष के ही लिए नहीं, सारे संसार के पर्यटकों को आकर्षित करता है। वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी। इस भीड़ से अलग एक 12-13 वर्ष की लड़की अकेली खोई सी खड़ी थी। सूनी आंखों से वह इधर उधर देख रही थी, पता नहीं क्या तलाश कर रही थी। कभी कभी किसी को रोक कर पूछती, क्या आपके पास पाउडर है, टैबलेट है। लोग हैरानी से उसकी बकवास सुनते और हंसकर या सिर हिलाकर आगे चले आते। जैसा कि होता है, कुछ असामाजिक तत्वों ने उसे घेर लिया। उस लड़की में उन्हें काफ़ी संभावनाएं दिखाई दी। एक युवक ने पूछा, पाउडर चाहिए? हाँ, लड़की ने सिर हिलाया। रुपए हैं? लड़की ने 50 रुपए जो मुट्ठी में थे दिखाए। बस यही है? चलो मेरे साथ, युवक ने आमंत्रित किया। लड़की चलने को भी तैयार हो गई कि एक अधेड़ आयु के पुरुष ने, जो बड़ी देर से यह नाटक देख रहा था, युवक को चुनौती दी। बहकाता है लड़की को, शर्म नहीं आती? तुझे आती है? युवक ने बेहयाई से पूछा। हाँ,
तेरे जैसे बदमाश को देखकर आती है। उस आदमी ने क्रोध से कहा, भाग जा यहीं से, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाता हूँ। चल चल, युवक ने साथियों से उससे कहा। छोड़ भी, पुलिस का दलाल मालूम होता है। वे लोग बकबक करते हुए चले गए। अधेड़ पुरुष ने पूछा, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ कौन है? लड़की चुपचाप देखती रही। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? यहीं कहीं थे। उसने पूछा, आपके पास पाउडर है? मेरे पास रुपए हैं। इतनी छोटी सी उम्र में तुम नशा करती हो? यह तो बहुत बुरी बात है। वह आदमी बोला, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं दिल्ली से उनके साथ भुवनेश्वर आई थी। वहाँ से मैं कार से पुरी घूमने आए थे। मेरी माँ ने 50 रुपए देकर यहाँ घूमने और आइसक्रीम खाने को लिए छोड़ दिया। अब उन्हें ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कहाँ ठहरे हैं वो लोग? पता नहीं, लड़की ने सिर झुकाकर कहा। उस आदमी को सहसा विश्वास न हुआ कि अभी तो पाउडर मांग रही थी और अब कह रही है माँ बाप छोड़कर कहीं चले गए हैं। अच्छा होगा इसे पुलिस स्टेशन ले जाकर किसी सुरक्षा में छोड़ दे, नहीं तो भेड़िए इसे खा जाएंगे। सारा हाल बताकर उस आदमी ने उसे पुलिस को सौंप दिया। वह लड़की रोने लगी। आप मुझे पाउडर देंगे? कृपया करके जल्दी से दे दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। थाना प्रभारी इंद्रमोहन को दया आ गई। वह नया नया अधिकारी था। घर में माँ और 2 बहनें थी, इसलिए घरेलू माहौल का आदी था। लड़की में बहन की झलक दिखाई दी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, इंद्रमोहन ने सांत्वना दी। अपने ऊपर नियंत्रण रखना सीखो। पहले ये बताओ तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उन्हें ढूंढना होगा। लड़की ने सिसकियां भरते हुए कहा, मुझे नहीं पता। मैं उनके साथ दिल्ली से भुवनेश्वर आई थी, फिर कार से यहाँ घूमने आए। माँ ने 50 रुपए देकर खाने पीने को छोड़ दिया। छोड़ दिया था? इंद्रमोहन ने अविश्वास से कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? लड़की एक क्षण सोच कर बोली, सोनू। मेरा नाम सोनू है। मेरी माँ सौतेली है। वह मुझे नहीं चाहती, मुझे मारती है और बहुत तंग करती है। कहते हुए वह रोने लगी। इंद्रमोहन ने उसे एक गिलास पानी देकर पूछा, तो क्या इसलिए नशा करने की आदत पड़ गई है? हाँ, उसने सिर हिलाया। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? माँ का नाम? उसने फिर सोचकर कहा, रेवती। इंद्रमोहन को लगा लड़की झूठ बोल रही है। नशीले पदार्थ लेने वालों की कल्पना की खूब उड़ान लेती हैं। माँ नौकरी करती है। हाँ, कहाँ? पता नहीं। पिता क्या करते हैं? उनका क्या नाम है? शायद वह इस प्रश्न के लिए तैयार थी। तुरंत बोली, उनका नाम चंद्र प्रकाश है। मुझे पता नहीं कि कहाँ काम करते हैं। कहाँ पढ़ती हो? केंद्रीय विद्यालय में। कौन सी कक्षा में? 7वीं। तुमको नशे की आदत कैसे पड़ी? मेरी माँ मुझे अक्सर नशे की गोली खिलाकर कमरे में बंद कर देती थी। सोनू फिर रोने लगी। वह मेरी असली माँ नहीं है। चुप हो जाओ, मैं कुछ प्रबंध करता हूँ। इंद्रमोहन ने कहा, जब तक तुम्हारे माँ बाप का पता नहीं लगता तुम कहीं तो तुम्हें रखना पड़ेगा। तब थाने में तो रखने नहीं सकते। तुम्हें कुछ तो याद होगा। कहाँ ठहरे थे वो लोग? नहीं जानती। इंद्रमोहन को विश्वास होने लगा कि यह झूठ बोल रही है। सोचा, अच्छे खाते पीते घर की मालूम होती है। न जाने क्यों उसके प्रति मन में सहानुभूति उमड़ आई। अभी तो मैं तुम्हें अपने घर से ले चलता हूँ। मेरी माँ और बहनें हैं, चलोगे? हाँ, उसने हाँ में सिर हिलाया। इंद्रमोहन उसको अपने घर में माँ के पास छोड़ दिया। फिर वह होटलों में वह अतिथि गृहों का पता लगाने लगा। वहाँ कोई सुराग न लगा। इंद्रमोहन सोचने लगा कि कैसे माँ बाप हैं, लड़की खो गई है, अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखाई। रात में वह अचानक जाग गई। उसे पसीना आ रहा था। वह चिल्लाने लगी। इंद्रमोहन दौड़कर आया। उसका पूरा बदन अकड़ रहा था, ओठ नीले पड़ रहे थे। वह घबरा रही थी। ब्राउन शुगर के बिना वह छटपटा रही थी। बहुत देर से खुराक न मिल पाने से वह नियंत्रण खो बैठी थी। इंद्रमोहन ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां नशे का भी इलाज होता था। उसे तुरंत नींद का इंजेक्शन दिया गया। सुबह वह सामान्य व स्वस्थ दिखाई दी। फिर से पूछताछ शुरू हुई। इस बार वह कुछ और ही कहानी कह रही थी। स्पष्ट था वह झूठ का सहारा अधिक ले रही थी। मेरे माता पिता का तलाक लेकर अलग रहते हैं। माँ मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। मुझे पता नहीं
कि पिताजी बम्बई में हैं, मैं उन्हें ढूंढने आई थी। गलती से पुरी की ट्रेन में बैठ गई। उसने आत्मविश्वास से कहा। तुम्हें पिताजी का पता मालूम है? नहीं। फिर बम्बई जैसे शहर में उन्हें कहाँ तलाश करती? उसने उत्तर नहीं दिया। रुपए कहाँ से मिले? माँ के पर्स में से। कौन से विद्यालय में पढ़ती हो? केंद्रीय विद्यालय में। झूठ। हमने पता लगा लिया है, तुम केंद्रीय विद्यालय में नहीं पढ़ती हो। उसने उत्तर नहीं दिया। कहाँ पढ़ती हो? मॉडल स्कूल में। सच सच बताओ। मैंने स्कूल छोड़ दिया है। तुम्हें नशा करना किसने सिखाया? माँ ने। फिर झूठ बोलती हो। माँ नींद की गोलियां खिलाती थी। क्यों? पता नहीं, कुछ तो पता होगा। उसके पास उसके मित्र आते थे और मैं इस बात पर झगड़ा करती थी। ओह, और फिर नशीली दवाएं। माँ के एक मित्र ने आदत डाल दी थी, उसका नाम नहीं जानती। क्या वह रोज आता था? नहीं, कभी कभी। मित्र के अलावा कहीं और से भी ब्राउन शुगर मिलती होगी। हाँ, स्कूल में हमारी एक संगीत शिक्षिका थी। वह बहुत सी लड़कियों को बेचती थी। मिठाई और चॉकलेट में मिलाकर 50-50 रुपए में देती थी। बड़ी कठिनाई से कुछ सच्चाई का पता लगा। दिल्ली पुलिस को पूरा विवरण दिया। धीरे धीरे खोज करती हुई पुलिस रेखा तक पहुंच गई। रेखा से पता लगा कि सोनाली कुछ सहेलियों के साथ एक शिक्षिका के संरक्षण में उड़ीसा घूमने गई थी। उसे मालूम था कि सोनाली नशीली दवाएं लेती है और इसके लिए उसने उसको खूब डांटा था और पीटा भी था। पति से रेखा अलग रहती थी। कभी तलाक नहीं हुआ था, न कोर्ट से ऐसा कोई अर्जी दी थी। पहले पिता से सोनाली को बहुत लगाव था, परंतु इधर 1-2 वर्षों में वह विरक्त सी लग रही थी। पिता के पत्र आते पर वह उत्तर न देती। परिवार कल्याण केंद्र द्वारा संचालित एक संस्था को सोनाली को सौंप दिया गया। अब संस्था को ही उसे पुनः स्थापित करना था और तय करना था कि वह कहाँ, कैसे और किसके पास रहेगी। यह समझते देर न लगी कि परिवार से उखड़कर सोनाली अब कल्पना की दुनिया में रहने लगी है। एक अच्छे मनोचिकित्सक द्वारा उसका इलाज भी होने लगा। कल्पना की उड़ान उसे वह दुनिया में ले जाती थी जहां वह बेखबर सुख से विचरती थी। वास्तविक संसार में लाने के लिए चिकित्सक को काफी प्रयत्न करना पड़ा। एक दिन संस्था के बड़े कक्ष में सोनाली, रेखा और विनय तीनों ही बैठे थे। उन्हें सोनाली के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना था। तीनों प्राणी एक तरह से एक ही सूत्र में बंधे हुए थे, परंतु तीनों की ही दुनिया अलग थी। क्या कोई एक मार्ग निकल सकता है? एक कैसेट चल रहा था, शायद संस्था का ही था। रेखा और विनय सुन रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के दिलों में कुछ कुछ हो रहा था। तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, यूं दोनों के हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। क्या तुझको मालूम नहीं था? लहरें आती जाती हैं, फिर क्यों लिखा नाम रेत पर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। सोनाली ने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। उसके एक कंधे पर विनय का और दूसरे कंधे पर रेखा का हाथ था। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आप इतनी देर तक मुझसे जुड़े रहे, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद।